नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास फिर से दो वर्कशीट आई है। पहली है 13A जो हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होगी और उसी के साथ साथ आई है 13B जो कि हमारी ईवीएस की वर्कशीट होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम ये दोनों ही वर्कशीट्स को करने वाले हैं। पहले हम अपनी हिंदी की वर्कशीट से शुरू करते हैं। ये हमारी 19 अप्रैल 2021 की होंगी। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। अब से जितनी भी वर्कशीट आएंगी वो सारी वर्कशीट हमारी अपनी किताबों से आएंगी, तो किताबों को साथ लेकर जरूर बैठिए। ये वाली वर्कशीट हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से होगी। पाठ का नाम है राख की रस्सी। तो इससे पहले कि आप ये वर्कशीट करें, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ये जो पाठ है राख की रस्सी, ये आपको पढ़ना है। उस वीडियो में मैंने आपको ये पूरा पाठ पढ़ाया है। जो भी मुश्किल शब्द हैं उसके सब के मतलब मैंने आपको बताए हैं और इस कहानी को भी समझाया है। तो आप इस वीडियो का लिंक जो है, अब जिसमें मैंने पाठ पढ़ाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट में जाके जो सबसे पहला कमेंट होगा उस पर भी मैंने ये लिंक डाला हुआ है। आप उस पर क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये पाठ पढ़ाया है। तो आपको सबसे पहले तो ये पाठ पढ़ना है, उसके बाद ही आप कोई भी वर्कशीट इस पाठ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप पाठ नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा वर्कशीट का। तो चलिए, अगर आपने पाठ पढ़ दिया है उसके बाद ये वर्कशीट हम कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों, आइए आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी को बोलकर पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राख की रस्सी सच में होती है। बच्चों, रस्सी एक संज्ञा शब्द है। आज हम पाठ में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से संज्ञा की बात हो रही है। हम कक्षा 3 और कक्षा 4 में पहले ही संज्ञा क्या होती है वो पढ़ चुके हैं। एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। संज्ञा वो शब्द होते हैं जो या तो किसी व्यक्ति का नाम होते हैं, या किसी वस्तु का नाम होते हैं, या किसी स्थान का नाम होते हैं, या फिर किसी भाव का नाम होते हैं। तो इसी के आधार पर संज्ञा के तीन भेद हैं, यानी तीन प्रकार की संज्ञा होती है। कौन सी? सबसे पहली होती है व्यक्तिवाचक, जिसमें जैसे कोई भी नाम होता है, किसी इंसान का नाम या किसी जानवर का नाम। ठीक है, जैसे मोहन, शेर, केला, दिल्ली, बाजरा आदि। इसमें हम नाम बताते हैं किसी विशेष आदमी का या जानवर का, वस्तु, स्थान का, हम उनका नाम बताते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? यहाँ पर एक जाति को दर्शाया जाता है, एक ग्रुप को दर्शाया जाता है, एक समूह को दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे जानवर। अब जानवर कोई भी हो सकता है, लेकिन एक जानवरों का समूह है कि उसके अंदर सारे जानवर ही होंगे। अब जानवर जैसे मान लीजिए शेर हो सकता है, हाथी हो सकता है, बंदर हो सकता है। ये सभी क्या है? ये सभी जानवर हैं, लेकिन ये जानवर के ग्रुप में आते हैं, इसलिए जानवर की जाति में आते हैं। इसलिए संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक। जैसे फल है, कोई भी फल हो सकता है, लेकिन वो सारे फल की जाति में आते हैं, तो फल क्या है? एक जातिवाचक है। शहर, अनाज आदि, तो ये सब क्या है? जातिवाचक है। भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें भाव को दर्शाया जाता है, जैसे मोटापा, अच्छाई, बचपन, चालाकी आदि। ठीक है, चलिए अब इसी के हिसाब से हम पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा दी गई है, हमें उनके तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाने हैं। कैसे? जातिवाचक संज्ञा है फूल। अब फूल कितने टाइप के हो सकते हैं? जैसे गुलाब का फूल हो सकता है, कमल का फूल हो सकता है, सूरजमुखी हो सकता है। ऊपर हमने यही बात डिस्कस की थी। ऐसे ही देखिए फल जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, जो कि किसी भी प्रकार का फल हो सकता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के हम फल यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया सेब, केला और संतरा। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग विशेष प्रकार के फल के नाम यहाँ पर जब हम लिख देते हैं तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जब हम एक पूरे समूह की बात करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा रहता है। ऐसे ही देखिए पक्षी क्या है? पक्षी बहुत तरह के पक्षी होते हैं, तो पक्षी तो एक समूह हो गया, और उसमें हम किसी तीन पक्षियों का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए तोता हमने लिख दिया, मोर हमने लिख दिया और कबूतर हमने लिख दिया। ठीक है, तो देखिए तीन प्रकार के जब हमने पक्षी बता दिए हैं तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है, नहीं तो ये जातिवाचक है। ऐतिहासिक इमारतें, बहुत तरह की ऐतिहासिक इमारतें होती है, जैसे मान लीजिए ताजमहल। ठीक है, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं? कुतुब मीनार। ठीक है, तो ये सारी क्या है? ये सारी ऐतिहासिक ऐतिहासिक इमारतें हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए फिर क्या है प्रश्न नंबर 2 में, कि नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक भी हो सकती है, जातिवाचक और
भाववाचक शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो नीचे क्या है, हमारी इस किताब की स्टोरी से कुछ लाइनें लिखी हैं, हमें उनमें से छांट कर बताना है कि उनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक और भाववाचक कौन सी है। तो यहाँ पर जब हम इसकी पढ़ाई करेंगे 3-4 लाइनें लिखेंगे, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि इनमें संज्ञा शब्द कौन से हैं, फिर बाद में ये भी बताऊंगा कि उनमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको हाईलाइट करता रहूंगा। लोनपुगार नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तिब्बत जगह का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजा क्या है, राजा कोई भी हो सकता है, ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर क्या है, सोनगव सेन गानपो, तो ये क्या है, व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मंत्री है, कोई भी मंत्री हो सकता है तो ये जातिवाचक है। इस तरीके से हमें छाट कर लिखना है। लोनपोगार तिब्बत के राजा सोनगव सेन गानपो के मंत्री थे। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे क्या है, जातिवाचक संज्ञा, को 100 भेड़े देकर शहर भेजा। ठीक है, शहर में उसे एक लड़की मिली जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की। लोनपोगार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। ठीक है, तो जितने मैंने वर्ड हाईलाइट यहाँ पर किए हैं ये सारे क्या हैं, संज्ञा हैं। तो देखिए, इनको हमने 3 हिस्सों में बांटना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इनको 3 हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ पर सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या आएगा, लोनपोगार, तिब्बत, सोनगव सेन, भेड़े और रस्सी। जातिवाचक में आएगा राजा, मंत्री, दिन, बेटे, शहर, लड़की और राख। भाववाचक में आ जाएगा समझदारी और चालाकी। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है। चलिए अब हम ईवीएस की वर्कशीट पर चलते हैं। ये भी हमारी 19 अप्रैल 2021 की वर्कशीट होने वाली है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये हमारी ईवीएस की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड में से यूनिट फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग में से। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, अपने मनपसंद खाने का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम मनपसंद खाने को गप से अपने मुंह में डाल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंह में खाना डालने के बाद खाना कहाँ जाता है? आइए नीचे दी गई कविता के माध्यम से हम लोग अपने शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। यानी हमारे शरीर में खाना मुंह में डालने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, ये हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कविता क्या लिखा है। स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, दांतों से फिर चबा कर खा लो। खाते खाते आई लार, खाना चला ग्रास नली के पार। खाना धीरे धीरे नीचे आए, पेट में जाकर पेट भर जाए। छोटी आंत खाना पचाए, पच के खाना आगे जाए। बड़ी आंत से होते होते मल द्वार अपचित भोजन बाहर भगाए। देखिए पूरा यहाँ पर इन्होंने प्रोसेस बता दिया है। आइए यहाँ पर साइड में हम लिख के भी देख लेते हैं कि कविता के आधार पर पाचन तंत्र के संबंधित अंगों के क्रम अनुसार लिखिए। देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे आएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, मुंह आएगा। ठीक है, मुंह से हम खाना अंदर लेते हैं। फिर क्या है, ये है ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली से होते हुए खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पेट। फिर ये क्या है, पेट से आता है नंबर 4 पर, ये है छोटी आंत। फिर छोटी आंत में से खाना जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, और फिर मल द्वार से बाहर आ जाता है। चलिए देखिए हमने सारा नाम लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ क्या लिखा है कि आपने ऊपर दी गई कविता से सीखा कि पाचन क्रिया यानी डाइजेशन में बहुत से अंग सहायता करते हैं। प्रत्येक अंग का मिलना उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए। प्रत्येक अंग का मिलान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ अंग लिखे हैं, यहाँ पर काम लिखा है, हमें इनका मिलान करना है। सबसे पहला क्या है, मुंह। तो मुंह का काम क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, इसमें भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर क्या आता है, ग्रास नली। ग्रास नली से क्या होता है, इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। फिर क्या है, पेट। यहाँ पर क्या होता है, इसमें पाचक रसों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। तो पेट में क्या होता है, पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ भोजन अवशोषित यानी एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर बड़ी आंत में क्या होता है, ये देखिए, इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी अलग किया जाता है। और फिर क्या है लास्ट में, मल द्वार। मल द्वार से क्या होता है, इसके द्वारा अपचित भोजन शरीर के बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर फिर से बताया हुआ है। ठीक है, इसको आप ऐसे मिलान कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है, बच्चों
जब हम कहते हैं कि हमारे मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो क्या आप जानते हो उस पानी को क्या कहते हैं? उस पानी को कहते हैं लार। यही लार हमारे भोजन को नम करने में सहायता करती है, ताकि आप उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओ, ठीक, अवशोषित कर पाओ, वो आपके शरीर में अच्छे से आगे बढ़ सके। इसलिए लार हमारे शरीर में काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट करनी थी। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।